नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हमारे देश में फिशरीज सेक्टर का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखो हमारे पास काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन है और हमारे पास ऑलमोस्ट 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब मान लीजिए ये हमारी कोस्ट लाइन है, तो इससे 200 नॉटिकल माइल्स आगे तक का जो एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी मरीन रिसोर्सेज होते हैं उन पर उसी देश का हक होता है। तो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आने वाले मरीन रिसोर्सेज पर इंडिया का हक है। इसके अलावा इनलैंड वाटर रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी डाइवर्स हैं इंडिया में। जैसे नदियाँ, तालाब, झील्स ये काफ़ी ज़्यादा हैं इंडिया में, जिनमें एक्वाकल्चर को प्रैक्टिस किया जा सकता है, यानी मछलियों को पाला जा सकता है। फिश प्रोडक्शन इंडिया में है ऑलमोस्ट 11.4 मिलियन टन्स एक साल में, और 11.4 मिलियन टन्स में से 68% जो फिशेस प्रोड्यूस होती हैं वो तो देखो इनलैंड वाटर रिसोर्सेज से होती हैं, और जबकि 32% जो होती हैं वो मछुआरे जाते हैं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए और वहाँ से लाते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशेस का। और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जितने फिशेस प्रोड्यूस होती हैं उनका देखो 6.3% फिशेस इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। और ये फिशरी सेक्टर जो है हमारे देश की जीडीपी में 1.1% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि एग्रीकल्चर जीडीपी में 5.15% कंट्रीब्यूट करता है। फिशरी सेक्टर हमारे देश में ऑलमोस्ट 14.49 मिलियन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। सरकार ने काफ़ी कुछ किया है फिशरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। जैसे हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक कमेटी गठित की गई डॉक्टर दिलीप कुमार की अध्यक्षता में। कहा गया इस कमेटी को कि आप नेशनल पॉलिसी ऑन इनलैंड फिशिंग का एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए। ये तो बात हमने की इनलैंड फिशिंग के लिए क्या किया गया है। इसके अलावा मरीन फिशिंग के लिए क्या किया गया है। मरीन पॉलिसी ऑन मरीन फिशिंग आई 2017 में। ट्रेडिशनल जो फिशरमैन हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है फिशिंग बैन से। वैसे देखो हर साल मानसून के सीज़न में मछुआरों पर रोक लग जाती है कई रीजन्स में, ताकि फिशेस का जो स्टॉक है वो रिप्लीट हो सके, लेकिन ट्रेडिशनल फिशरमैन को इस रोक से एग्जेम्प्ट किया गया है। एलईडी लाइट और आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल प्रोहिबिट किया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे मछुआरों की ये शिकायत थी कोस्टल एरिया में बड़े स्केल पे एलईडी और दूसरी आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे छोटी छोटी मछलियों की डेथ हो जाती है और मछलियां पकड़ में नहीं आती। तो इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि कोस्टल एरियाज़ में इस प्रकार से बड़े स्केल पे एलईडी लाइट या फिर दूसरी आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक अलग से देखो फिशरीज़ के लिए डिपार्टमेंट भी बनाया गया है ताकि फिशरीज सेक्टर को प्रमोट किया जा सके। फिशरीज़ के लिए अलग से डिपार्टमेंट होगा तो और ज़्यादा अटेंशन दी जा सकेगी फिशरीज सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सकेगा फिशरमैन को, अगर अलग से फिशरीज़ के लिए डिपार्टमेंट होगा। इसके अलावा एक अलग से फंड भी इस्टेब्लिश किया गया है, नाम है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। फिशरमैन के लिए सेंसस कंडक्ट हुआ और फिशिंग एक्टिविटी से संबंधित डेटा प्रिपेयर किया गया। फिशिंग बोट्स को ट्रैक किया जा सके, इससे संबंधित भी मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये हमने स्टेप्स डिस्कस किए, कौन से स्टेप्स लिए गए हैं फिशरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो देखो ये है प्रोडक्टिविटी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में फिशरमैन मछली पकड़ने जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी रहती है, उनके पास अच्छी बोट्स उपलब्ध हैं, कम पर्सन्स भी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हैं। लेकिन इंडिया में ज़्यादा लोग मछली पकड़ने में लगे हुए हैं, बोट्स हाईटेक नहीं हैं, इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कंपेरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो फिशरमैन हैं। दूसरा,
इंक्रीजिंग डिमांड। देखो धीरे धीरे हमारे आसपास के एरिया में मछलियों का जो स्टॉक है वो तो कम होता जा रहा है, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है सस्टेनेबिलिटी। देखो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, मछुआरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, लेकिन मछलियों की संख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो बड़े स्केल पे मछलियों को पकड़ा जाता है, उस गति से मछलियों का जो स्टॉक है वो रिप्लीट नहीं हो पाता। समझ गए? तो आसपास के एरिया में मछलियों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो इस वजह से कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी क्वेश्चन उठाया है, ये जो बिजनेस है फिशिंग का ये सस्टेनेबल नहीं है। या तो देखो मछुआरे अब दूर दरार के इलाकों में जाएं मछलियां पकड़ने के लिए, या फिर डीप सी फिशिंग के लिए ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित की जाए ताकि कम खर्चे के साथ डीप सी फिशिंग की जा सके मछुआरों के द्वारा। अगर समुद्र में थोड़ा नीचे जाएं तो मछलियाँ अच्छी मिल सकती हैं, लेकिन बेहतर टेक्नोलॉजी अभी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट चैलेंज है बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग में क्या होता है, जाल में देखो सब कुछ आ जाता है, छोटी छोटी मछलियों के अंडे। अब इनका इस्तेमाल डाइट में नहीं हो सकता तो इनको फेंक दिया जाता है। लेकिन देखो छोटी छोटी मछलियों के अंडों को अगर वैसे ही छोड़ दिया जाता तो वो कुछ दिनों बाद बड़ी मछली बन जाती, लेकिन बहुत वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इस बॉटम ट्रॉलिंग में। उसके बाद नेक्स्ट है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पॉइंट तो एवरग्रीन पॉइंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसका इस्तेमाल तो आप कहीं भी कर सकते हो। देखो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो हर जगह है। तो आपको किसी भी टॉपिक पे लिखना हो तो इस पॉइंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिचुएशन देख के, कंटेक्स्ट देकर। उसके बाद वे फॉरवर्ड की बारी आती है, क्या किया जा सकता है। सबसे पहले देखो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो स्टेटस प्राप्त है वही स्टेटस एक्वाकल्चर को भी देना होगा। दूसरे नंबर पे डॉक्टर बी मीना कुमारी कमेटी के द्वारा काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस दी गई थी, कैसे फिशरी सेक्टर को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। तो आवश्यकता है डॉक्टर बी मीना कुमारी कमेटी की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। तीसरे नंबर पे स्पेशल इंश्योरेंस सिस्टम भी होना चाहिए। मछलियाँ पकड़ते वक्त काफ़ी बार जान भी चली जाती है मछुआरों की, और इवन काफ़ी बार उनको मछलियाँ मिलती भी नहीं हैं, तो उनका जीवन यापन चलता रहे। और अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उनके परिवार पर विपत्ति ना आए, इस प्रकार का कुछ मैकेनिज्म सरकार को करना चाहिए। एक बेहतर इंश्योरेंस सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है रिवाइवल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर संबंधित जो अलाय एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में कभी भी आपको कुछ लिखना हो, मतलब फार्मर से संबंधित, फिशरमैन से संबंधित आपको कभी भी कुछ लिखना हो, कोऑपरेटिव सेक्टर को डेवलप करने का एग्जाम्पल आप जरूर दीजिए। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज में जैसे देखो हमारे देश में काफ़ी सारा एरिया ऐसा होता है जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, या फिर फ्लड प्लेन्स, मतलब मानसून सीजन में काफ़ी सारी रिवर्स में फ्लड आती हैं। तो ऐसे वाटर रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे इनलैंड फिशिंग को प्रमोट किया जा सकता है। इसके बाद आप एक पॉइंट वैसे ये भी दे सकते हो, प्रोडक्टिविटी ऑगमेंटेशन। प्रोडक्टिविटी ऑगमेंटेशन मतलब रिसर्च की जाए, क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी फिशिंग में ज़्यादा हो। लास्ट सजेशन देखो ये दिया जा सकता है, अभी तो मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए काफ़ी आगे जाते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो सके कि समुद्र में जो सूटेबल प्लेसेस हैं वहाँ पर मछलियों की फार्मिंग हो क्वालिटी सीड्स की सहायता से, तो आपके दिमाग में आया होगा कि ये कैसे पॉसिबल होगा। मछलियाँ तो चली जाएंगी ना, और अनवांटेड मछलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। तभी तो कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा विकसित किया जाए कि अनवांटेड जो मछलियाँ हैं वो उस प्लेस पे ना आएँ, और जो मछलियाँ हम पालना चाहते हैं, जिनकी फार्मिंग हम करना चाहते हैं, वो उस जगह को छोड़ के ना जाएं। ऐसा कुछ डेवलप करना होगा। इस बार जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर था, उस कंपलसरी इंग्लिश के पेपर में एक बहुत बड़ा कॉम्प्रीहेंशन आया हुआ था, और उस कॉम्प्रीहेंशन में इसी चीज़ पे फोकस किया गया था कि मैरीन फार्मिंग कैसे की जाए, क्या क्या चैलेंजेस हैं। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।